नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। आज सबसे पहले हम आपको अतीक के गुनाहों के ऐसे चैप्टर दिखाएंगे जो अभी तक कहीं नहीं खोले गए। हर खुलासा बहुत चौंकाने वाला है। आज गैंग्स ऑफ अतीकपुर के दो ऐसे किरदारों पर भी धमाकेदार ब्रेकिंग न्यूज है जिनकी तलाश पुलिस बड़ी शिद्दत से कर रही है। एक का नाम है शाइस्ता और दूसरा अतीक का बम वर्षक गुड्डू मुस्लिम। वैसे गुड्डू मुस्लिम ही वो नाम है जो हत्या से ठीक पहले अशरफ और अतीक ने कैमरे के सामने लिया था। तो क्या अब माफिया ब्रदर्स के बाद गुड्डू मुस्लिम का नंबर है? आज हम आपको यह भी दिखाएंगे कि कैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक बयान के बाद यूपी के माफिया के मन में दहशत का मीटर फुल स्पीड से दौड़ रहा है। वैसे दौड़ने से याद आया, गाजियाबाद में दो लड़कियों ने दो पुलिस वालों को बाइक पर ऐसा भगाया कि उनकी सांस फूल गई। आप रोज सोशल मीडिया पर बहुत सी रील देखते होंगे, लेकिन गाजियाबाद वाली इस रील के अंदर समाज में सकारात्मक ऊर्जा भरने वाली जो शक्ति है उसे आप महसूस भी करेंगे। इसके बाद ऐसी खबर होगी जो करोड़ों न्यूज मित्रों से जुड़ी हुई है। एक नई रिसर्च में दावा किया गया है कि कार में रखे परफ्यूम कैंसर की वजह बन सकते हैं। साथ ही नई कार में ऐसी महक होती है जिसे कार से हटाए बिना लंबे वक्त तक ड्राइविंग करने से भी कैंसर हो सकता है। ये पूरी खबर देखना आपके लिए आज अनिवार्य है, क्योंकि आधा सच और अधूरी जानकारी हमेशा हानिकारक होती है। तो सत्ता में सबसे पहले बात माफिया अतीक अहमद को लेकर हो रहे एक से बढ़कर एक सनसनीखेज खुलासे की। वो खुलासे जो अतीत हो चुके अतीक का भेद खोल रहे हैं। इन खुलासों के साथ कुछ सुलगते हुए सवाल भी हैं जो हर किसी के मन में उठ रहे हैं, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं है। सबसे पहले सवाल यह कि अतीक के भाई अशरफ ने गोली लगने से पहले आखिरी बार गुड्डू मुस्लिम का नाम क्यों लिया था? क्या गुड्डू मुस्लिम के पास अतीक को लेकर कोई सीक्रेट जानकारी है? जेल में अतीक के भाई अशरफ को कौन मारना चाहता था? अतीक के कारोबारियों से गुंडा टैक्स लेने का सच क्या है? अतीक की बेगम शाइस्ता परवीन कहां फरार है? अब तक अतीक का शूटर गुड्डू मुस्लिम कहां फरार है? फिलहाल अतीक और अशरफ हत्याकांड की जांच के लिए बनी एसआईटी की टीम आज से जांच शुरू कर चुकी है। अब हर एंगल से जांच की जा रही है। अतीक की बेगम शाइस्ता परवीन और गुड्डू मुस्लिम की तलाशी भी की जा रही है। शहर शहर दबिश डाली जा रही है। कई थानों की फोर्स के साथ सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम गुड्डू मुस्लिम पर 5 लाख रुपए का इनाम है और ये एक इम्पॉर्टेंट शूटर है इस केस में। इसके अलावा गुड्डू मुस्लिम बहुत पुराना अपराधी है। ये एक ऐसा अपराधी है जो इंडिपेंडेंटली क्राइम करने में सक्षम है, इसलिए इसको जल्द से जल्द एप्रीहेंड करना आवश्यक है। मुलजिम अभी गिरफ्तार नहीं हुए हैं। उनकी तलाश एसटीएफ और जिला पुलिस दोनों कर रही है। अतीक अहमद के करीबी बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम ने उमेश पाल हत्याकांड से ठीक पहले शाइस्ता को 80 लाख रुपए दिए थे। यह खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने बिल्डर को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की। शाइस्ता के बारे में हम लोग जब से ये वांछित हुई हैं तब से गिरफ्तारी का प्रयास कर रहे हैं। जिला पुलिस भी गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है, अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाए हैं और प्रयासों की ही अभी तक बात रही है। उस पर 50,000 रुपये का पुरस्कार घोषित भी है। तो बहुत जल्दी जो भी हमारे प्रयास हैं उनका परिणाम आपके सामने होगा। हम लोग गिरफ्तार करने में कामयाब होंगे।
क्या शाइस्ता की लोकेशन प्रयागराज में मिली है और एसटीएफ की कई टीमें जो हैं वो उस पर छापेमारी कर रही हैं? देखिए, जब तक सूचनाएं परिणाम में परिवर्तित नहीं होती तब तक उनके बारे में कुछ भी कहना सही नहीं होता। और अतीक की बेगम शाइस्ता की तलाश से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। अतीक की बहन के घर पुलिस की रेड चल रही है। प्रयागराज के मरियाडीह गांव में अतीक की बहन का घर, शाइस्ता परवीन के अतीक की बहन के घर जाने की आशंका है। मरियाडीह गांव में पुलिस फोर्स भी तैनात है। अतीक की बहन के गांव में पुलिस कर्मियों ने मार्च भी निकाला है। तो एक तरफ शाइस्ता और गुड्डू मुस्लिम की तलाश हो रही है, दूसरी ओर अतीक और अशरफ हत्याकांड को लेकर एक से बढ़कर एक सन्न करने वाले खुलासे हो रहे हैं। पुलिस को काल्विन अस्पताल का सीसीटीवी वीडियो मिला है जिसमें अतीक और अशरफ की हत्या से 24 घंटे पहले तीनों आरोपी रेकी करते हुए दिखाई दिए। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अतीक और अशरफ के कत्ल की योजना पहले से बन रही थी और यह तय था कि मेडिकल के दौरान काल्विन अस्पताल में लाए जाने पर गोली चला दी जाएगी। सीसीटीवी वीडियो पर फोकस करने के लिए अलग टीम बनाई गई है और घटना से 24 घंटे पहले के सीसीटीवी वीडियो खंगाले जा रहे हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक 14 तारीख को ही इन आरोपियों ने अस्पताल के आसपास डेरा जमा लिया था। पुलिस के मुताबिक वैज्ञानिक तरीके से सारे सबूत जुटाए जा रहे हैं। एफएसएल की टीम के साथ रिक्रिएशन भी किया जाएगा। एसआईटी अतीक और अशरफ की सुरक्षा में तैनात सभी पुलिसकर्मियों के बयान भी दर्ज करेगी। कुछ सेकंड की न्यूज रील में समझिए कि पुलिस कैसे अतीक और अशरफ हत्याकांड में हर उस किरदार तक पहुंचने की कोशिश कर रही है जो इसमें शामिल है। एसआईटी के हाथ एक बेहद अहम सबूत लगा है जिसमें एक सीसीटीवी इस अस्पताल की पुलिस के हाथ लगी है जिसमें साबित होता है कि किस तरीके से तीनों कातिल आरोपी लवलेश, अरुण और सनी यहां अस्पताल में हत्या से ठीक 24 घंटे पहले भी आते हैं और बाकायदा रेकी करते हैं। अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या करने का मास्टरमाइंड सनी था। पुलिस ने मौका वारदात से ही सनी, लवलेश और अरुण को गिरफ्तार किया था और अब यह खुलासा हो रहा है कि सनी के कहने पर ही अरुण और लवलेश इस हत्याकांड में शामिल हुए थे। एसआईटी आज से इस पूरे मामले में गठित होने के बाद जांच शुरू कर रही है। धूमनगंज थाने में मौजूद है और सबसे पहले एसआईटी उस थाने में आई है जहां पर रखा गया था जिन पुलिसकर्मियों के भरोसे माफिया ब्रदर्स अतीक अहमद और अशरफ अहमद की सुरक्षा का जिम्मा था, उनसे पूछताछ कर रही है। ये बहुत जल्दी जैसे माफिया बनना चाह रहे थे और माफिया बनकर के पैसा कमाने की उनकी रलक थी। उस रलक के तहत ये अपराधियों ने किया है जो अभी प्राथमिक तौर पर पूछताछ के सामने आया है। हत्यारे पकड़ गए हैं और मौके पर पकड़ गए हैं और सही हत्यारे हैं और सही वही आर्म्स हैं जो पूरी चीज़ें सामने बहुत जल्दी आपके सामने होंगी। अतीक अहमद और अशरफ का आपराधिक इतिहास बहुत क्रूर है। अतीक अहमद के खिलाफ 1979 से 2023 तक 101 मुकदमे दर्ज थे जबकि अशरफ के खिलाफ 57 मुकदमे दर्ज थे। अतीक पर हत्या की कोशिश, किडनैपिंग, रंगदारी जैसे 100 से अधिक मामले दर्ज थे। अतीक के आतंक की ऐसी कहानियां हैं जिन्हें सुनकर कोई भी कहेगा कि ऐसे अपराधी को हर हाल में कड़ी सजा होनी चाहिए। अतीक अहमद पर साल 1989 में चांद बाबा की हत्या का आरोप लगा। उस वक्त पूरा प्रयागराज चांद बाबा के नाम से कांपता था। जिस चांद बाबा का इतना खौफ था उसी की हत्या करके अतीक अपराध की दुनिया का बादशाह बना। इसके बाद साल बदलते गए और बड़े बड़े नाम उसकी क्राइम लिस्ट में जुड़ते गए। साल 2002 में अतीक पर वार्ड परिषद नस्सन की पार्षद जो थे नस्सन, उनकी हत्या का आरोप लगा। वहीं साल 2004 में मुरली मनोहर जोशी के करीबी बीजेपी नेता की हत्या का आरोप लगा। इसके बाद साल 2005 में राजू पाल की हत्या का आरोप था।
माना जाता है कि साल 2005 में राजूपाल की हत्या के बाद पुलिस जब राजूपाल की बॉडी को लेकर जा रही थी तो उसने 56 किलोमीटर तक उसका पीछा किया था और मेडिकल कॉलेज में डेड बॉडी पर गोलियां चलाई थी। 2007 में जब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे तब अतीक के भाई अशरफ ने मदरसे से 2 लड़कियों को उठाकर उनका रेप किया और बाद में उन्हें मदरसे में छोड़ दिया था। अतीक के खौफ का आलम यह था कि साल 2012 में जब उसने हाईकोर्ट में जमानत अर्जी दी तो 10 जजों ने केस की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था। तो अतीक के गुनाहों की बहुत लंबी कहानी है। प्रयागराज में अतीक के आतंक की कहानी आप उन लोगों की जुबानी सुनिए जिन्होंने उस खौफ को देखा, जिन्होंने उस खौफ को जिया, जो उस दौर से गुजरे हैं। TV9 भारतवर्ष ने कई ऐसे लोगों से बात की। बाहुबली माफिया अतीक अहमद के सताए हुए तमाम लोग अतीक अहमद की हत्या के बाद सामने आ रहे हैं और गवाही दे रहे हैं कि किस तरीके से अतीक अहमद या उसके गुर्गों ने उन लोगों पर अत्याचार किया। और रणविजय सिंह आए थे और जो जबरदस्ती डरा धमका के हमें कचहरी ले गए और वहाँ पे साइन करवा दिया। हाँ, और कब की बात है ये 6 अक्टूबर 2022 की बात है। 6 अक्टूबर 2022। तो आपके घर पे आए थे वो लोग? जी जी, घर से आए थे। अच्छा, हथियार वगैरह लेके आए थे? जी जी, यही घर से आए थे, यही घर से पीछे से उन्होंने ले गए हैं। दौरान चलते हैं, मेरे को उठाने की धमकी देके इन लोग से एग्रीमेंट करा लिए। जब मैं नवंबर में वापस आई तो मेरे को माजरा समझ में नहीं आया क्योंकि पीछे हम लोग रह रहे हैं, सामने क्या बोलते हैं इन लोग कब्जा किए हुए हैं और चैम्बर बना लिए। देखिए, हमारी एक ज़मीन थी सुलेनसराय में, उससे संबंधित मामले थे जो उसको कब्जा करना चाहते थे। इसलिए जो है हमारे यहाँ हमला उमला किए थे। हमारा एक भतीजा था 16-17 साल का है, चल फिर नहीं कर रहा था, उस पर लोगों ने हमला किया। हमारे भाई साहब थे, इन पर हमला किया। गोलियां तो इस तरह से थी कि क्या नाम है, प्रशासन को यहाँ पे खोखे पूरे बटोरने पड़े थे उनको। पूरी गलियां में खोखे पड़े हुए थे, कम से कम रहे होंगे 60-70 के लमसम लोग। गोली भी चलाई, गोली भी उसने जो है मारा तो निशाने थे, लेकिन वो चूक गया। तो हमको मरा ही समझ के गया था कि ये मर गए हैं। अच्छा, आप गिर गए थे उस वक्त? हाँ, कान के बगल से गोली निकल के गई है। और ऐसे लोग 10-12 लोग जो थे ऐसी बंदूक ताने थे साहब कि जैसे कश्मीर में टेररिस्ट को हम लोग टीवी पर देखते हैं। इनके बारे में ही ज़मीन ज़बरदस्ती वो चाहते थे कि इसको कब्जा करने। खाद गुरदास साथ कालिया जो पूरा कारभार देखता था, पूरा काम देखता था, उसको मेरे पीछे इस तरह ठीक है मैंने लगा दिया। मेरे जो दोस्त मुझसे मिलने आते थे उनको गाड़ी लगा देता था। रौन पे ये बोलता है ठीक है मत कि ऐसा है कि अली ये लोग ऐसे नंबर नहीं, मार के ख़त्म करो। तो हम लोग को पूरी तरीके से हमला कर दिए, जिसपे से मेरे भाई, मेरे कज़न का जबड़ा टूट गया, मेरे भांजे भतीजे का सीने टूटा गई, मेरी काफ़ी टूट आई। जब अतीक पर कानून का हंटर चला, जब अतीक के साम्राज्य पर कानून का कुठाराघात हुआ, तब भी वो जेल के अंदर से नेटवर्क को ऑपरेट करता था, जेल के अंदर से धमकी देता था, वसूली करता था। इसका सनसनीखेज सबूत सामने आया है जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। साबरमती जेल से अतीक का धमकाने वाला एक ऑडियो वायरल हुआ है। इसमें वो प्रॉपर्टी डीलर को फोन पर धमकाता हुआ सुनाई दे रहा है। हेलो। हाँ जैद। हाँ भाई। तुमको याद है कि तुम देवरिया हमसे मिलने आए थे? हाँ। तो हमको मालूम था कि तुम आ रहे हो। जी। और तुमसे हम बैठ के वहाँ बरामदे में मिले रहे ना, जहाँ जेलर से लोग बैठे थे। हाँ 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 हाँ। तब तक हमारी कोई नियत नहीं थी तुमको पीटने की। हम कुछ समझ रहे थे।
जब तुम्हारा हमने हाव भाव देखा, तुम्हारा रवैया देखा, समझे जी, तो क्या मतलब सिर्फ तुम्हारे रवैया पे खिसियाएंगे हम, मतलब तुमसे हम तुम नहीं सुन लो। हाँ, तुमसे हम फिर कह रहे हैं कि तुम वही जैद हो जो हमसे पास आया रहा, तुमको हम जमीन दे दिया रहा लाल बंगले के बिना पैसे के। लेकिन तुम आबिद के यहाँ शादी करने के बाद तुम्हारा दिमाग इतना खराब हो गया था, समझे कि नहीं? अब कि न तुम फोन उठा रहे हो, न तुम कायदे की बात कर रहे हो। अब 200 नंबर हमने मना करवाया कि तुम मत लिखवाना, लेकिन तुमने लिखवा लिया। तो ये क्या हरकत थी? मतलब तुम आबिदों को बर्बाद करना चाहते हो? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं भाई। 200 नंबर अगर लिखाई गई तो साबित, फरहान, सब लोग कह के सबको जानकारी में जमीन रजिस्ट्री हुई थी। कोई हमने अपने से नहीं लिखाई थी जमीन। नहीं नहीं, ये बताओ, हम आबिद फरहान से तो नहीं कहा रहा, तुमसे कहा रहा था कि मत लिखाना। नहीं, आपने तो हमसे नहीं कहा था भाई। अरे हमने नीलू से 4 मरतबा 10 मरतबा कहलाया तुमको। नीलू ने जब कहा था, जब रजिस्ट्री हो गई थी तब उसके बाद कहा था। रजिस्ट्री गलत बात कह रहे हो, गलत बात कह रहे हो। तुमने जिस दिन रजिस्ट्री कराया वो भी हमको मालूम है, जब नीलू सबने कहलाया वो भी हमको मालूम है। अगर हम तुमसे कह रहे हैं इतना काम कर रहे हो चारों तरफ, अगर हम तुमसे एक जमीन कह रहे हैं कि 18 नंबर मत कराना, तो चाहे फरहान कहा है चाहे आबिद कहा है, तुमने क्यों करा लिया? बता देते हो कि मना कर रहे हैं हमको। नहीं तो प्रधान कहें कि हम भाई से बात कर ले, भाई के सब में शेयर रह गया और कोई दिक्कत। प्रधान कहें ऐसा है कि भाई हम तुमका चाहे एक लपड़ मारी, खाली एक हाथ मारी, मगर भाई तुमका एक हाथ मारा, समझो ना? ऐसे कि तुम्हारा भूत नहीं उतर रहा है कि प्रधान कहें, समझो? अरे प्रधान से तो रिश्ता होता है हमसे। अबे हमसे तो प्रधान के पहले रिश्ता रहा। सही है, पहले से प्रधान से पहले रहा। सही है। आपको बता दें कि ये ऑडियो वायरल है। प्रयागराज की जमीन को लेकर जैद की धमकी दी गई। ऑडियो पर तत्कालीन एसएसपी ने गुजरात जेल में रिपोर्ट भी भेजी थी। एसएसपी ने अतीक को फोन पर बात करने से रोकने की सिफारिश भी की थी। तो बिल्डरों से अतीक अहमद की वसूली के सबूत भी सामने आए हैं। अतीक ने मोहम्मद मुस्लिम नाम के एक बिल्डर को मैसेज करके धमकी दी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये व्हाट्सएप चैट इसी साल 7 जनवरी की है। अतीक अहमद उस समय गुजरात के अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद था। अतीक ने क्या धमकी दी, सिर्फ 15 सेकंड में देखिए और सोचिए कि ये अपराधी पूरे दुस्साहस के साथ कैसे जेल से भी धमकियों का ब्रॉडकास्ट करता था। मुस्लिम साहब, इलाहाबाद में बहुतों ने हमसे फायदा उठाया है, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा तुम्हारे घर ने उठाया। आज लोग हमारे खिलाफ एफआईआर लिखा रहे हैं और पुलिस की शह में काम कर रहे हैं। पुलिस ने शह देना बंद किया तो आपको आखिरी बार समझा रहा हूं, जल्दी सारे हालात बदल रहे हैं। कम लफ्जों में ज्यादा समझ लो मुस्लिम साहब, मेरा लड़का ना डॉक्टर बनेगा ना वकील बनेगा, सिर्फ हिसाब होना है और इंशाल्लाह बहुत जल्द हिसाब शुरू कर दूंगा। सिर्फ इतना ही नहीं, आरोप यह है कि चुनाव लड़ने के लिए अतीक गुंडा टैक्स वसूलता था। गुंडा टैक्स वसूली वाली पर्ची को लेकर सनसनीखेज खुलासा हुआ है। चुनाव लड़ने के लिए अतीक अहमद बिजनेसमैन और बिल्डर से गुंडा टैक्स वसूलता था। वसूली के लिए पर्ची बंटती थी। 2 तरीके की पर्ची बांटी जाती थी। गुलाबी पर्ची का रेट 3 लाख से 5 लाख रुपए तक होता था। सफेद पर्ची का रेट 5 लाख से ज्यादा होता था। अतीक अहमद के नाम पर बाकायदा अकाउंट था और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के खाते में रकम जमा की जाती थी। और अब बात करते हैं सीएम योगी की, जो इस मामले पर आज पहली बार बोले और उन्होंने बता दिया कि उत्तर प्रदेश में अब माफिया और अपराधियों की कोई जगह नहीं है। सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश 2017 से पहले दंगे के लिए जाना जाता था। साल 2012 से 17 के बीच यूपी में 700 से ज्यादा दंगे हुए। आज कोई भी अपराधी व्यापारी को धमका नहीं सकता। जो पहले प्रदेश की पहचान के लिए संकट बने हुए थे, आज वो प्रदेश में उनके लिए संकट बनता जा रहा है। कुछ सेकंड की न्यूज डील में सीएम योगी के सख्त संकेत और डायरेक्ट संदेश को भी समझिए। के पहले 2 बातों के लिए, यानी उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था तो बदतर थी ही, उत्तर प्रदेश दंगों के रूप में कुख्यात।
बहुत सारे जनपद तो ऐसे थे जहां के नाम से ही लोग डरते थे। आज मित्रों, उत्तर प्रदेश में किसी जनपद के नाम से डरने की आवश्यकता नहीं। जो पहले उत्तर प्रदेश के पहचान के लिए संकट थे, आज स्वयं आप देख रहे होंगे कि उनके लिए स्वयं संकट बनता जा रहा है। मेन बात यह है कि 2012 से 17 के बीच में 700 से अधिक दंगे उत्तर प्रदेश में हुए थे। 2007 से 2012 के बीच में 364 से अधिक दंगे यूपी में हुए, लेकिन 2017 से लेकर 2023 में एक भी दंगा यूपी में नहीं हुआ। इस बार कर्फ्यू यूपी में नहीं लगा, उसकी नौबत ही नहीं आने पाएगी। तो जब कानून की सत्ता नाकाम होती है तो अतीक अहमद जैसे अपराधी पैदा होते हैं और वो पुलिस के सामने ही मार भी दिए जाते हैं। लेकिन कानून की सत्ता की नाकामी सिर्फ उत्तर प्रदेश से जुड़ी नहीं है, बल्कि यूपी के पड़ोसी राज्य बिहार से भी कल ऐसी ही एक तस्वीर आई जिसने पुलिस के इकबाल पर सवाल उठा दिया। ये तस्वीर बिहार की राजधानी पटना के ही एक इलाके बिहटा की है, जहां कुछ बालू माफिया एक महिला माइनिंग इंस्पेक्टर को पीट रहे हैं। वो हाथ जोड़ रही हैं, जान बचाने के लिए मिन्नत कर रही हैं, लेकिन उसे पीटने वाले रुक नहीं रहे। कल सोमवार को बालू ओवरलोडिंग की चेकिंग के दौरान बालू माफिया ने ईंट पत्थर से पुलिस की टीम पर हमला कर दिया और पुलिस टीम के सदस्यों को दौड़ा दौड़ा कर मारा। पुलिस के कई जवान तो भाग गए, लेकिन इंस्पेक्टर घिर गई। उसके बाद जो तस्वीरें आई वो पूरी सरकार और व्यवस्था को शर्मिंदा करने वाली हैं। लेकिन ये भी कंफर्म है कि व्यवस्था को शर्म आएगी नहीं। वैसे तो कल यूपी की घटना के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव दोनों ने सवाल उठाए थे और पूछा था कि क्या अब ऐसे न्याय होगा, क्या पुलिस की कस्टडी में इस तरीके से हत्या होगी। उनका ये सवाल बिल्कुल सही था, लेकिन जब वो ये सवाल उठा रहे थे तभी पटना में महिला पुलिस अधिकारी को घेर कर पीटा जा रहा था। क्या बिहार में पुलिस का कोई डर नहीं है? क्या अपराधी इतने ताकतवर हो गए हैं कि वो महिला पुलिस अधिकारी को सरेआम पीट दें? आखिर क्यों चंद अपराधी पूरी पुलिस व्यवस्था पर भारी पड़ते हैं? कहां से आती है इनमें इतनी हिम्मत कि वो पुलिस अधिकारी पर हमला कर दें? वैसे बिहार से पुलिस की पिटाई वाली इस तस्वीर से हैरान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फरवरी महीने में ही पार्किंग विवाद में पुलिस को ऐसे ही दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया था। पुलिस के ऊपर फायरिंग हुई थी, बम फेंके गए थे, तब भी सरकार ने कहा था कि सब कंट्रोल में है। बिहार में कानून व्यवस्था और पुलिस की ताकत यह है कि राज्य में शराब बेचने पर पूरी तरीके से बैन है, लेकिन हर 2-3 महीने में जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हो जाती है। पिछले 3-4 दिनों में बिहार के मोतिहारी में 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन सरकार का कहना है कि सब कंट्रोल में है। ये घटनाएं ऐसे ही नहीं होती हैं, इसके पीछे पूरी व्यवस्था का ढीला रवैया जिम्मेदार होता है। जिम्मेदार होती है वो सत्ता जो किसी न किसी रूप में अपराधियों का संरक्षण करती है और अपराधियों को मिट्टी में मिलाने वाली MUD थेरेपी पर जो मड थेरेपी होती है उसके बजाय उनका पालन पोषण करती है। और अब सत्ता में ऐसी खबर जिसे देखने के बाद आपको गाजियाबाद की 2 लड़कियों की तरह सोशल पर वोकल होने की जरूरत होती है। आपने आज तक बहुत से इन्फ्लुएंसर्स देखे होंगे जो रील बनाते हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं और पॉपुलर हो जाते हैं। लेकिन आज हम आपको 2 ऐसी लड़कियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें आप समाज पर सकारात्मक असर डालने वाले सोशल इन्फ्लुएंसर कह सकते हैं। इन लड़कियों ने 2 पुलिस वालों को कानून का जबरदस्त पाठ पढ़ाया और एक रील बनाकर उनके पसीने निकाल दिए। इन्होंने सोमवार रात अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें 2 पुलिस वाले गाजियाबाद के गोविंदपुरम इलाके में बाइक पर बिना हेलमेट जा रहे थे। तभी स्कूटी पर बैठी इन लड़कियों ने उनसे सवाल कर लिया, भैया हेलमेट कहाँ है? जब पुलिस वाले इनके सवालों को सुनकर भागने लगे तो इन लड़कियों ने 1 किलोमीटर तक इनका पीछा किया। सबसे पहले हम आपको वीडियो दिखाते हैं, उसके बाद इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट बताएंगे।
जान के इन्होंने बजा लिया साइलेंस। हेलमेट बताओ, तुम्हारे लिए ये रूल्स, हाँ पब्लिक के लिए रूल्स है, तुम्हारे लिए नहीं है रूल्स। हेलमेट कहाँ है भैया? अब नहीं सुनेगा ये, अब नहीं सुनेगा। ओ भैया हेलमेट कहाँ है भैया? ओ भैया, ओ भाई साहब, अरे भाई साहब हेलमेट कहाँ है? देखो भाग रहे हैं। अरे हेलमेट कहाँ है? यूपी पुलिस, अरे यूपी पुलिस हेलमेट कहाँ है? तो इन लड़कियों ने बिना हेलमेट के बाइक चला रहे पुलिस वालों का वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। तो ये इतना वायरल हुआ कि पुलिस इन पर एक्शन लेने के लिए मजबूर हो गई। बिना हेलमेट गाड़ी चलाने के लिए इन पुलिस वालों का 1000 रुपए का ऑनलाइन चालान काट दिया गया। हालांकि जांच में यह भी पता चला कि ये एक सरकारी बाइक थी जो एसएसपी गाजियाबाद के नाम पर रजिस्टर्ड है। यह खबर समाज पर सकारात्मक प्रभाव डालने वाली है। ये बात सत्य है कि कानून के तराजू में सब बराबर हैं, किसी को नियम तोड़ने का डिस्काउंट नहीं दिया जा सकता। इसलिए अगर पुलिस भी कानून तोड़े, ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करे, तो उन्हें कैसे रोका जाए, कैसे सजा दिलाई जाए, इसकी विधि गाजियाबाद की इन दोनों लड़कियों ने देश को बता दी। सत्ता में अब हमारी खबर ऐसे न्यूज मित्रों के लिए जिन्हें अपनी कार में महंगे और अच्छी महक वाले परफ्यूम रखने का शौक है, और उन न्यूज मित्रों के लिए भी ये खबर उतनी ही जरूरी है जो नई कार में लॉन्ग ड्राइव पर जाने के शौकीन हैं। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि कार का परफ्यूम और नई कार में लंबे वक्त तक ड्राइविंग कैंसर की वजह बन सकती है? दरअसल अमेरिका और चीन के शोधकर्ताओं की एक साझा रिसर्च में जो दावे किए गए हैं वो बेहद चौंकाने वाले और डराने वाले हैं। अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और चीन के बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों ने मिलकर एक रिसर्च की है। इसमें एक नई कार को अलग अलग वातावरण में 12 दिनों तक रखा गया। हवा में मिलने वाले करीब 20 कंपाउंड पर गौर किया गया। इसमें पता चला कि फॉर्मल्डिहाइड और एसिल्डिहाइड नाम का केमिकल तय मात्रा से बहुत ज्यादा हो गया। इस कंपाउंड में लंबे वक्त तक रहने से कैंसर का खतरा रहता है। ऐसा ही खतरा कार में रखे जाने वाले उन परफ्यूम से भी है जिनमें ये दोनों कंपाउंड तय मात्रा से ज्यादा हों। इसलिए खतरा नई गाड़ी की महक में भी है और उस महक में भी जो कार में रखे उन परफ्यूम से निकलती है जो अच्छी क्वालिटी के नहीं होते और जिनमें खतरनाक केमिकल्स की मात्रा का ध्यान नहीं रखा जाता। इस रिसर्च में एक और दावा किया गया। रिसर्चर्स के मुताबिक इन केमिकल्स के बीच लंबे वक्त तक सांस लेना बहुत ज्यादा हानिकारक है। इस रिसर्च के मुताबिक कैंसर का खतरा ऐसे लोगों में ज्यादा होता है जो हर रोज 10 से 11 घंटे ड्राइव करते हैं और उनकी कार में परफ्यूम होता है या उनकी गाड़ी नई होती है या फिर पुरानी गाड़ी लंबे समय तक धूप में खड़ी रहती है और गाड़ी चलाने वाले उसके अंदर की हवा को बाहर निकलने से पहले शीशा बंद करके उसमें बैठ जाते हैं। इस रिसर्च में जो दावे किए गए हमने उनका सच न्यूज मित्रों तक पहुंचाने के लिए ऑटो एक्सपर्ट और कैंसर रोग विशेषज्ञ से बात करके किया और इस पर एक रील भी तैयार की है। इस रील को देखिए। परफ्यूम्स के अंदर केमिकल्स रहते हैं। केमिकल्स में ऐसे पदार्थ निकलते हैं जैसे बेंजीन है, फॉर्मल्डिहाइड है, एसिटल्डिहाइड है। ये कार्सिनोजेनिक हो सकते हैं। आप परफ्यूम की बात कर रहे हैं तो जो बॉडी के ऊपर परफ्यूम भी लगाते हैं उसके अंदर भी कुछ साल पहले रिसर्च हुई थी और उनमें भी बताया गया था कि कुछ परफ्यूम्स ऐसी होती हैं जिसके साथ आपको स्किन डिजीज हो जाए या कैंसर हो जाए या स्किन कैंसर हो जाए। अगर ज़्यादा समय तक गर्मी में आप गाड़ी के अंदर बैठे रहें क्योंकि वो जो पदार्थ हैं वो आपके लेदर से और डिफरेंट प्लास्टिक जो गाड़ी में होती है उससे इंटरैक्ट करके इंसान इनहेल करता है। तो अगर इनकी जो अमाउंट है बॉडी में, चाहे वो बेंजीन है, चाहे फॉर्मल्डिहाइड या एसिटल्डिहाइड, तो ये बढ़ जाए तो कैंसर होने की संभावना हो सकती है। जो सिंथेटिक चीज़ें जितनी भी हैं और वो बॉडी के साथ लग के और आपको उसके रिएक्शन आते हैं। गर्मी के टाइम में ये है कि आप या तो अपना दरवाज़ा खोलें, अपना शीशा खोलें जिससे कि जो भी यहाँ पे परफ्यूम के पदार्थ केमिकल जनरेट हो रहे हैं वो डिस्पर्स हो जाए और अपना डाइल्यूट हो जाए। तो आपको उस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। यूज समथिंग दिस इज नॉर्मल। आप फूल रख लीजिए जो आपने परफ्यूम रखनी है गाड़ी के अंदर, कोई फूल रख लीजिए, कोई धूप बत्ती जैसे आप होती है उसकी रख लीजिए।
और अब सत्ता में वो तस्वीर जो दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी एप्पल और दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग अड्डा बनने का सपना देख रहे नए भारत की संभावनाओं से जुड़ी हुई है। इस वीडियो को देखिए। आज मुंबई में एप्पल का पहला आधिकारिक रिटेल स्टोर खुला है। एप्पल के सीईओ टिम कुक खुद उसका दरवाज़ा खोल रहे हैं और ये सिर्फ एक स्टोर का दरवाज़ा नहीं खुला है, ये भारत और एप्पल की टेक शक्ति का दरवाज़ा खुला है। टेक्नोलॉजी की सत्ता में एक बड़ा फैक्टर होता है मैन्युफैक्चरिंग, और चीन दुनिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग पावर है। कई बार इसीलिए चीन को दुनिया की फैक्ट्री भी कहा जाता है। लेकिन अब ये चाइनीज सीन बदल रहा है और तिरंगे वाले उत्साह का संचार हो रहा है। इसलिए आज सत्ता की एक कुंजी और एक टेक्नोलॉजिकल विचार हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। एप्पल 2016 से भारत में अपना पहला रिटेल स्टोर खोलने की कोशिश कर रहा है। काफ़ी मशक्कत के बाद 7 साल बाद मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स यानी BKC में एप्पल के पहले स्टोर का दरवाज़ा खुला है। कोरोना महामारी की वजह से भी इस काम में देरी हुई, लेकिन भारत में भले ही एप्पल देर से आया लेकिन दुरुस्त आया। दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी एप्पल अपने प्लान में नए भारत की शक्ति को पहचानते हुए भारत की भूमिका को बढ़ा रही है और भारत भी इसे टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में अपने लिए एक बूस्टर के तौर पर देख रहा है। एप्पल भारत में 2017 से ही आईफोन बना रहा है और नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में निवेश कर रहा है। एप्पल का टारगेट यह है कि 2025 तक दुनिया भर में बनने वाले आईफोन्स में से 25% भारत में ही बने और भारत में एप्पल के ग्राहक बढ़े। एप्पल के सप्लायर फॉक्सकॉन ने देश में आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग के लिए $500 मिलियन यानी 4,000 करोड़ रुपए का निवेश भी किया है। भारत भी इसे एक बड़े बूस्टर के रूप में देख रहा है, क्योंकि इससे भारत में टेक मैन्युफैक्चरिंग इस हद तक बढ़ेगी कि वो चीन का मुकाबला पूरे दम से कर पाएगा। अमेरिका और चीन के व्यापारिक तनाव का फायदा भारत को मिल सकता है। इस तनाव के कारण एप्पल अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस चीन से भारत शिफ्ट करना चाहता है और चीन पर अपनी निर्भरता को कम करना चाहता है। आपको बता दें कि दुनिया के 25 देशों में एप्पल के रिटेल स्टोर हैं। पूरी दुनिया में इन स्टोर्स की संख्या 522 है और रिटेल कर्मचारियों, डेवलपर्स और फैक्ट्री वर्कर्स को मिलाकर 10 लाख नौकरियों के इकोसिस्टम को एप्पल सपोर्ट करता है। 2021 में भारत में दुनिया के 1% आईफोन बनते थे। 2023 में यह संख्या 7% हो गई है। तो दुनिया की बड़ी कंपनियों के बीच भारत की बढ़ती सत्ता के बाद अब बात राजनीतिक सत्ता की, जहां दक्षिण के एक राज्य में चुनाव की ब्लॉकबस्टर तैयारी चल रही है और हर राजनीतिक दल खुद को हिट कराने में लगा। ऐसे में बीजेपी के एक अभिनेता की एंट्री ने कांग्रेस के नेताओं को परेशान कर दिया है। उन्हें डर है कि इस अभिनेता के पॉलिटिकल एक्शन सीन से उनकी सत्ता वाली पिक्चर के दर्शक छिन सकते हैं। जिस अभिनेता के एक्शन से कांग्रेस टेंशन में है उनका नाम है किच्चा सुदीप। किच्चा सुदीप कन्नड़ सिनेमा के सुपरस्टार हैं। उन्होंने कुछ दिन पहले ही ऐलान किया था कि वो कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए प्रचार करेंगे। कांग्रेस ने तब तो उनकी आलोचना ही की थी, लेकिन अब कांग्रेस को उनकी फिल्मों से भी परेशानी होने लगी है। कांग्रेस से चुनाव आयोग से चुनाव खत्म होने तक किच्चा सुदीप की फिल्म रिलीज करने पर रोक लगाने की मांग की है। कांग्रेस से पहले जेडीएस ने भी ऐसी मांग की थी, लेकिन तब चुनाव आयोग ने इसे खारिज कर दिया था। किच्चा सुदीप कन्नड़ फिल्मों के अलावा दक्षिण भारत और बॉलीवुड की फिल्मों में दिखते हैं। उनकी फिल्में हिंदी में डब होकर भी धूम मचाती आई हैं। मक्खी फिल्म में उनके नकारात्मक किरदार को लोगों ने खूब पसंद किया था। सलमान खान की फिल्म दबंग 3 में भी उनका नेगेटिव किरदार खूब देखा गया। और देखिए, सत्ता में टाइम खत्म हो गया है, लेकिन अपने न्यूज़ मित्रों से हमारी यही न्यूज़ रिक्वेस्ट है कि वो हमारी न्यूज़ रील्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और व्हाट्सएप पर अपने सुझाव ज़रूर दें।